हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं सुशील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं हिस्ट्री के सुपर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 6। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए हिस्ट्री के सुपर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 5 तक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसको फ्रेंड्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ या फिर डाला है वह सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि आप सब इस वीडियो को पूरा देख कर जाएंगे और फ्रेंड्स यहाँ से हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं उसको आप सुनिश्चित कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार के आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? With which Mughal commander did Shivaji sign the Treaty of Purandar in 1665 AD? तो यह किस सेनापति के साथ किया था फ्रेंड्स? तो यह किया था जयसिंह के साथ। किसके साथ किया था? जयसिंह। और फ्रेंड्स, कहा जाता है कि इसके बाद शिवाजी ने और औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसके तहत उसने अपने 35 किलो में से 35 किलो में से उसने 23 किले मुगलों को दे दिया था। किसको दे दिया था? 23 किले मुगलों को दे दिया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि यह इसकी संधि कब हुई थी। तो इसकी संधि हुई थी फ्रेंड्स 11 जून 1665 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी 15 जून होगा फ्रेंड्स, 15 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। तो इसे ये डेट को भी आप याद रखिए क्योंकि फ्रीक्वेंटली यह डेट पूछी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, 15 जून 1665, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आज का आपका अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? औरंगजेब के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? औरंगजेब के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? Which emperor travel came to India during Aurangzeb's era? Which European traveler came to India during Aurangzeb's era? तो यह कौन आया था फ्रेंड्स? पीटर मुंडी आया था। कौन आया था? पीटर मुंडी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूं कि जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था? कौन सा यूरोपीय भारत आया था? तो यह आया था फ्रेंड्स विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस। ठीक है फ्रेंड्स, विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के शासनकाल में, और अकबर के शासनकाल में आया था फ्रेंड्स और एंटोनियो मोन्सो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एंटोनियो मोन्सेराट। एंटोनियो मोन्सेराट आया था अकबर के शासनकाल में, और यह कौन था फ्रेंड्स? तो ये यूरोपीय यात्री था जो भारत आया था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि औरंगजेब के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो यह आया था पीटर मुंडी। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि अकबर के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो यह आया था एंटोनियो मोन्सेराट। एंटोनियो मोन्सेराट। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और था फ्रेंड्स, जहांगीर के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री आया था? तो यह था विलियम हॉकिंस। इसको भी याद रखना है। फ्रेंड्स, आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है, संत रामदास को किसने शासनकाल में से संबंधित था? संत रामदास किसके शासनकाल से संबंधित था? रामदास इज रिलेटेड टू हुज रीजन? रामदास इज रिलेटेड टू हुज रीजन? तो संत रामदास किसके शासनकाल से संबंधित था फ्रेंड्स? तो यह था औरंगजेब के शासनकाल से। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में था। और यह संत रामदास कौन थे? तो ये संत रामदास थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। कौन थे?
शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे संत रामदास। और यह किसके शासनकाल से पूछा जाएगा, किसके शासनकाल से संबंधित थे, तो यह शासनकाल से संबंधित थे औरंगजेब के। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये शिवाजी के गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, और ये संबंधित किससे थे, औरंगजेब से थे। तो इसीलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, आज का आपका चौथा क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट द्वारा तंबाकू के प्रयोग को निषेध कर दिया गया था। किस मुगल सम्राट द्वारा तंबाकू के प्रयोग को बंद करवा दिया गया था, तो यह बंद करवा दिया था जहांगीर द्वारा। द यूज ऑफ टोबैको वाज प्रोहिबिटेड बाय विच मुगल एम्परर। द यूज ऑफ टोबैको वाज प्रोहिबिटेड बाय विच मुगल एम्परर एंड इट वाज बैन्ड बाय जहांगीर। किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, जहांगीर द्वारा इसको प्रोहिबिटेड करा दिया गया था। फ्रेंड्स, आज का आपका पांचवा क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किस के मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध किस के मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक वॉर वाज फॉट बिटवीन हुम। कर्नाटक वॉर वाज फॉट बिटवीन हुम। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक वॉर लड़ा गया था अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच। किसके बीच, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, जिसे हम कर्नाटक युद्ध या फिर कर्नाटक का युद्ध भी जानते हैं। फ्रेंड्स, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। कितने, 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे और अंततः फ्रांसीसियों की हार हुई थी। और यह 3 कर्नाटक युद्ध कब कब लड़े गए थे, तो यह लड़ा गया था फ्रेंड्स, प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक। 1746 से 1748 तक। और दूसरा कब लड़ा गया था फ्रेंड्स, तो दूसरा लड़ा गया था 1748 से 1748 से 1754 तक। ठीक है। और एक लास्ट आपका बच जाता है तीसरा, जो कि 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। 1756 से 1763 ईस्वी के बीच। ठीक है। और लास्टली किसकी पराजय हुई, लास्टली कौन हार गया, तो यह हार गया था, फ्रांसीसी लोग हार गए थे यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों आपको याद रखना है। 1746 से 1748 के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था और 1748 से 1754 के बीच दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप लोग को याद रखना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ 1608 होगा, 1608 होगा, 1608 होगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, भारत में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। कहाँ पे की थी फ्रेंड्स, सूरत में। वेयर डिड द ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया इन 1608 AD। तो यह किया था सूरत में। ठीक है फ्रेंड्स, गुजरात के सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। और फ्रेंड्स, डचों ने अपनी फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित की थी, तो डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी फ्रेंड्स 1616 ईस्वी में। डच, ठीक है, डचों ने अपनी फैक्ट्री 1616 ईस्वी में सूरत में स्टैब्लिश की थी। और फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री सूरत में कब स्टैब्लिश की थी। तो फ्रांसीसियों ने की थी 1667 ईस्वी में। 1660 ईस्वी में इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। किसने, तो फ्रांसीसीज ने। ठीक है, फ्रांसीसीज ने की थी 1667 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1608 में भारत में अंग्रेजों ने इस्टेब्लिश किया था, मतलब सूरत में 1608 में। तो यह कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और फ्रेंड्स, 1616 में डचों ने किया था और 1667 में फ्रांसीसीज ने किया था सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री का स्थापना। फ्रेंड्स, आज का आपका 7वां क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था। बिटवीन हुम वाज द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर फॉट। बिटवीन हुम वाज द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर फॉट।
तो यह किसके बीच हुआ था फ्रेंड्स? तो यह हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था। और फ्रेंड्स यह आंग्ला मैसूर युद्ध प्रथम कब हुआ था? तो यह हुआ था फ्रेंड्स 1776 ईस्वी से 1766 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक, 1769 ईस्वी तक। तो आप लोग को ध्यान में रखना है यह युद्ध कब हुआ था? 1766 से लेके 1769 ईस्वी तक। और इसमें जीता कौन था फ्रेंड्स प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध में? तो प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध में जीता था फ्रेंड्स हैदर अली, जीत गया था। इसके बाद ही अंग्रेजों और हैदर अली में एक संधि हुई थी जिसे मद्रास की संधि कहा जाता है। और यह कब हुआ था फ्रेंड्स? 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में एक संधि हुई थी, ठीक है, जिसे मद्रास की संधि भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका 8वां क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, जिसे आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, वह पृथ्वीराज तृतीय है, ठीक है। तो किसके बीच तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और ये मोहम्मद गौरी कौन था फ्रेंड्स? तो मोहम्मद गौरी अरब प्रदेश से आया हुआ एक मुस्लिम आक्रमणकारी था। कौन था फ्रेंड्स? यह मोहम्मद गौरी अरब प्रदेश से आया हुआ एक मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है, जिसने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध की थी, दूसरा तराइन का युद्ध। मतलब 2 तराइन के युद्ध हुए थे, एक प्रथम हुआ था, एक पहला हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और फिर दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड एक डेट भी पूछा जा सकता है कि प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स प्रथम तराइन का युद्ध जो हुआ था वह 1991 में हुआ था, सॉरी प्रथम 1191 में हुआ था। और फ्रेंड्स दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स वह हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। और फ्रेंड्स 1991 में जो हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीत दर्ज की थी, किसके खिलाफ? तो यह मोहम्मद गौरी के खिलाफ प्रथम तराइन के युद्ध में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स आज का आपका 9वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? या फिर बोले कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? तो हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया? तो यह था फ्रेंड्स मोहम्मद बिन कासिम, पहला मुस्लिम शासक था जिसने फ्रेंड्स भारत पे आक्रमण किया था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। जो यह कहाँ से आया था? तो यह अरब से आया था, अरब देश से आया था और इसने भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है फ्रेंड्स। आज का आपका 10वां क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर उत्पादन के 50% तक कर दिया था? मतलब जो भी लैंड से उपज होती थी उसका 50% वह खुद ले लेता था, मतलब कर देता था, कर देना था राजा को। तो किस सुल्तान ने ऐसा किया था फ्रेंड्स? विच सुल्तान इज सेड टू हैव रिड्यूस द लैंड टैक्स टू 50% ऑफ द प्रोडक्शन? तो यह किसने किया था? तो यह किया था फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने यह भूमि कर को 50% तक कर दिया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा भी गया है फ्रेंड्स कई एग्जाम्स में। फ्रेंड्स आज का आपका 11वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी उपाधि धारण की थी? हुज टाइटल वाज हेल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी? किसकी उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी? तो इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। किसकी? सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए फ्रेंड्स आज का 12वां क्वेश्चन देखते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था?
मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फ्रेंड्स यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। Whose reason Ibn Battuta, a traveler of Moor country, came to India? Whose reason Ibn Battuta, a traveler of Moor country, came to India? तो वह किसके शासनकाल में आया था फ्रेंड्स? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, जो मूर देश का यात्री था। ठीक है, और यह मूर देश कहाँ पे है? तो यह मूर देश फ्रेंड्स अफ्रीका में है। ठीक है, मूर देश से मतलब ही है अफ्रीका। फ्रेंड्स आज का आपका 13वां क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? द बैटल ऑफ प्लासी फॉट बिटवीन whom in 1757 AD? The battle of Plassey fought between whom in 1757 AD? तो यह लड़ा गया था फ्रेंड्स अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था यह प्लासी का युद्ध, 1757 का प्लासी का युद्ध। और फ्रेंड्स इसमें जो अंग्रेजों की तरफ से थे वह किसने इस युद्ध का नेतृत्व किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। और इसी के बाद कहा जाता है फ्रेंड्स, यही 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ही भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी थी। मतलब जो भारत में अंग्रेजी सत्ता आई थी वह इसी 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध के बाद आई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव कब पड़ी थी? तो 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध के बाद पड़ी थी फ्रेंड्स। और प्लासी का युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से कौन कर रहा था? तो यह कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यह 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स आज का आपका 14वां क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछो। यह कथन किसका था? यह कथन किसका था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछो। नो वन शुड आस्क एनी पर्सन अबाउट हिज रिलीजन, कास्ट और whose statement was it? तो यह किसका स्टेटमेंट था फ्रेंड्स? तो यह था रामानंद जी का। किसका था? रामानंद जी। और यह रामानंद जी कौन थे फ्रेंड्स? तो यह रामानंद जी थे भक्ति आंदोलन के पहले संत। भक्ति आंदोलन का पहला संत इन्हीं को कहा जाता है, रामानंद जी को। ठीक है, तो रामानंद जी ने मतलब यह कथन दिया था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछो। ठीक है, आज का आपका 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके शासन काल में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी? किसके शासन काल में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी? अंडर हुज रीजन गुरु नानक देव जी एस्टेब्लिश सिखिज्म? अंडर हुज रीजन गुरु नानक देव जी एस्टेब्लिश सिखिज्म? तो फ्रेंड्स गुरु नानक देव जी ने सिकंदर लोदी के शासन काल के तहत सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के शासन काल के तहत गुरु नानक देव जी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स गुरु नानक देव जी से रिलेटेड सभी शिक्षाएं आपको जपजी नाम के एक ग्रंथ से मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में गुरु नानक देव जी के बारे में जितनी भी शिक्षाएं उन्होंने दी है इस जपजी ग्रंथ में आपको मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जपजी ग्रंथ किससे रिलेटेड है? तो गुरु नानक देव जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यह भी एक क्वेश्चन हो जाता है। फ्रेंड्स आज का आपका 16वां क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? मतलब जो तीर्थ यात्रा पे जो टैक्स लगता था फ्रेंड्स उसको समाप्त कर दिया था। तो किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो विच मुस्लिम रूलर had ended the
पिलग्रिमेज। तो यह किसने किया था फ्रेंड्स? अकबर ने किया था, शहनशाह अकबर ने किया था। और शहनशाह अकबर ने फ्रेंड्स एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। इसके तहत इन्होंने सभी धर्मों के विचारों को संकलित कर लिया था, मतलब ऑर्गेनाइज्ड किया था और चलाने की कोशिश की थी, पर यह ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई थी फ्रेंड्स, लेकिन इन्होंने यह चलाया था। क्या था फ्रेंड्स? मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही इन्होंने चलाया था। और फ्रेंड्स इन्हीं के शासनकाल में जजिया कर की समाप्ति हुई थी फ्रेंड्स। जजिया कर इन्होंने समाप्त कर दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि बादशाह अकबर ने दीन ए इलाही नाम के एक धर्म चलाया था, और इन्होंने ये तीर्थ यात्रा पे जो टैक्स लगता था उसको भी समाप्त कर दिया था। और इन्होंने एक जजिया कर जो चलता था, जजिया कर, यह भी एक प्रकार का टैक्स था, इन्होंने ये भी समाप्त कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका 17वां क्वेश्चन है, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह प्रतिपादित किया गया था फ्रेंड्स अकबर द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1857 के क्रांतिकारियों में किस व्यक्ति का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? 1857 के क्रांतिकारियों में किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। द रेवोल्यूशनरी ऑफ 1857 whose real name was Ramchandra Pandurang. In the revolutionaries of 1857 whose real name was रामचंद्र पांडुरंग। तो फ्रेंड्स यह कौन थे? यह थे तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और इन्होंने फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के दौरान कहाँ से नेतृत्व किया था? तो कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कानपुर से नेतृत्व करके वहाँ पे अपनी सत्ता कायम रखी थी, और वहाँ से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की थी 1857 में। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका 19वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? Who lead the revolt of 1857 in बिहार? बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो यह कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह आप याद रखिएगा, कुंवर सिंह ने 1857 का नेतृत्व बिहार में किया था। फ्रेंड्स, आज का आपका 20वां क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने के लिए घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने के लिए घोषणा कब की थी? When did Queen Victoria declared the Indian administration under the control of British Crown? तो यह इन्होंने घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। कब किया था फ्रेंड्स? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि 1857 के बाद जो क्रांति हुई थी उसके बाद इन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि अब भारत की जो प्रशासनिक सत्ता है उसको हम अपने अंडर में ले लेंगे, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ली जाए। ठीक है, तो यह किसने की थी घोषणा? तो यह की थी महारानी विक्टोरिया ने। फ्रेंड्स, आज का आपका 21वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई थी? तो फ्रेंड्स, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई थी, जो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस फंडामेंटल राइट वर डिस्कस्ड? इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस फंडामेंटल राइट वर डिस्कस्ड? एंड इट इज डिस्कस्ड इन फ्रेंड्स कराची अधिवेशन, कराची सेशन। ठीक है, कराची सेशन में यह डिस्कस हुआ था, और यह कब हुआ था फ्रेंड्स? 1931 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फ्रेंड्स आज का आपका 22वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहाँ की थी? कांग्रेस के 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहाँ की थी? फ्रेंड्स यहाँ कांग्रेस अधिवेशन से करीब हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स एनटीपीसी के, तो और मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बना रखा है फ्रेंड्स, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट के में, कांग्रेस अधिवेशन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका लिंक मैंने यहाँ आई बटन पे दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस के 1938 अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहाँ की थी? तो यह की थी फैजपुर में, और यह फैजपुर कहाँ है फ्रेंड्स? तो यह फैजपुर है महाराष्ट्र में, ठीक है, तो यह फैजपुर महाराष्ट्र में है, 1938 में किया था। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इन्होंने त्रिपुरी में भी एक अध्यक्षता की थी। कहाँ किया था? त्रिपुरी, मध्य प्रदेश, त्रिपुरी में। अब इन्होंने त्रिपुरी में अध्यक्षता कब की थी? त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में इन्होंने अध्यक्षता की थी 1939 में। 1938 में इन्होंने कहाँ किया था? तो फैजपुर में। 1939 में इन्होंने कहाँ किया था? तो 1939 में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था 1939 में मध्य प्रदेश त्रिपुरी में। तो यह इन्होंने 2 जगह पे किया था, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स मैं एक और चीज़ बता दूं, यह पहले इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था फ्रेंड्स, मतलब 1939 में मतलब कांग्रेस के अधिवेशन से इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस की अध्यक्षता संभालते हैं। ठीक है, तो 1939 में 2 थे कांग्रेस के अध्यक्ष, कौन कौन? एक सुभाष चंद्र बोस जी और दूसरा थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका 23वां क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? When was the खैरवार ट्राइबल मूवमेंट हेल्ड? मतलब कब हुआ था? When was the ट्राइबल मूवमेंट? तो यह हुआ था फ्रेंड 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है, किसने यंग इंडिया पत्रिका प्रकाशित की थी? किसने यंग इंडिया पत्रिका प्रकाशित की थी? और यह फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स यह किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? महात्मा गांधी जी द्वारा। और महात्मा गांधी जी से सभी प्रश्न फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और महात्मा गांधी जी पे मैंने फ्रेंड्स स्पेशली वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक मैंने फ्रेंड्स यहाँ आई बटन पे दे दिया है। तो आप लोग यहाँ से जाके महात्मा गांधी जी से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उसको आप सुनिश्चित कर लीजिएगा अपने एनटीपीसी एग्जाम में। सेपरेट वीडियो बनाया मैंने फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी के ऊपर। और फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी ने कौन सी यंग इंडिया पत्रिका प्रकाशित की थी? और यह इन्होंने एक और किया था फ्रेंड्स, बंगाल गजट बोल रहे हैं। इन्होंने महात्मा गांधी जी ने एक और पत्रिका दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया था, जिसका नाम था फ्रेंड्स इंडियन ओपिनियन नाम का एक पत्रिका, जिन्होंने कहाँ? साउथ अफ्रीका से प्रकाशित की थी। और इन्होंने एक यंग इंडिया हो गया, आपका इंडियन ओपिनियन हो गया, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन प्रकाशित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और सर्वप्रथम इन्हें राष्ट्रपिता कहकर किन्होंने संबोधित किया था? तो यह किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहकर इन्हें संबोधित किया था। वो भी कहाँ से? तो सिंगापुर से रेडियो के माध्यम से किया था। किसी संदेश में उन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स आज का आपका 25वां क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को रैयतवारी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है? रैयतवारी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। Which governor general was considered the father of रैयतवारी settlement? Which governor general was considered the father of रैयतवारी settlement? तो यह किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? सर टॉमस मुनरो को। सर टॉमस मुनरो को रैयतवारी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। फ्रेंड्स आज का आपका 26वां क्वेश्चन है,
स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? फ्रेंड्स, जो अमेरिका में, जो शिकागो के अमेरिका में जो भाषण दिया था उन्होंने शिकागो में, वह कब दिया था फ्रेंड्स? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो स्वामी विवेकानंद जी ने यह भाषण दिया था फ्रेंड्स 11 सितंबर 1893 ईस्वी को। 11 सितंबर 1893 को इन्होंने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। ठीक है, तो यह आप ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स, इन्होंने एक और चीज़ की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने ही की थी। राम कृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है, और इनका जन्मदिन को हम लोग किस मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 12 जनवरी को इनका जन्मदिन मनाते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? यूथ डे, यूथ डे बोलते हैं। ठीक है, युवा दिवस। फ्रेंड्स, आज का आपका 27वां क्वेश्चन है, राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता के तहत भारत में कहां पर स्थित है? राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता के तहत भारत में कहां पर स्थित है? राखी गढ़ी इज लोकेटेड इन इंडिया अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यह कहाँ पे है? अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत राखी गढ़ी कहाँ पे है? तो यह हरियाणा के हिसार में है। हरियाणा के हिसार में राखी गढ़ी है फ्रेंड्स। और यह फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। तो आपको इसे ध्यान में रखना है कि राखी गढ़ी कहाँ पे है? राखी गढ़ी हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पे? हिसार में। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, काफ़ी बार पूछा गया है कि राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता के तहत भारत में कहाँ पाया जाता है? तो यह हरियाणा के हिसार में है। चलिए फ्रेंड्स, आपका आज का 28वां क्वेश्चन है, किस सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? किस सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? विच सिविलाइजेशन एविडेंस ऑफ ह्यूज बाथ हैज बीन फाउंडेड? तो यह मिला है फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में। इन विच सिविलाइजेशन एविडेंस ऑफ ह्यूज बाथ हैज बीन फाउंड? तो यह कहाँ मिला है फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने की थी। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। ठीक है, और इनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इन्होंने की थी राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, और चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका 29वां क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? विच वेद इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक? विच वेदा इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक? तो यह कहा जाता है फ्रेंड्स सामदेव को। किसे कहा जाता है? सामदेव को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का वर्णन किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का वर्णन किस ग्रंथ में है? विच स्क्रिप्चर डिस्क्राइब द गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो यह है फ्रेंड अथर्ववेद। कहाँ पे है? अथर्ववेद में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री के सुपर 30 क्वेश्चन का पार्ट 7 में। उसके लिए आप फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दें, ताकि फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं हिस्ट्री के सुपर 30 क्वेश्चंस के भाग 7 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।